अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में इस शो की जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूं। नाज़रीन, पिछले एक साल में मुल्क भर में बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है, मगर इससे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इस दहशतगर्दी से कैसे निपटना है। इस बारे में कौमी इत्तफाक़ राय के बजाय सियासी तकसीम बढ़ती जा रही है। हुकूमत दहशतगर्दों से सख्ती से निपटने की बात कर रही है तो अपोजिशन बातचीत की ज़रूरत पर जोर दे रही है। वफाकी हुकूमत PTI हुकूमत की कलअदम TTP से मुज़ाकरात की पॉलिसी को दहशतगर्दी की हालिया लहर की बुनियादी वजह करार दे रही है तो PTI मौजूदा हुकूमत की अफगान पॉलिसी को दहशतगर्दी में इजाफे की वजह समझती है। इसी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ने मंगल को पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया था, जहां दहशतगर्दों का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िक़ा सियासी अज़्म पर जोर दिया गया और साथ ही अपोजिशन के बाज़ अरकान की इजलास में अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार करते हुए अयादा किया था कि इस बारे में मुशावरत का अमल जारी रहेगा। ताहम अभी तक हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ न किसी नई हिकमत अमली का ऐलान सामने आया है, न ये बात सामने आ रही है कि इस मामले पर मज़ीद मुशावरत कब और किससे होगी, जबकि इस मामले पर कौमी इत्तफाक़ राय बनने की उम्मीद कम ही नजर आती है, क्योंकि इस अहम इशू पर भी हुकूमत और PTI के दरमियान इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। PTI का दौर देख लें, उसके अंदर तो हमें ये ब्रीफिंग दी गई कि तालिबान के जो 4-5 हज़ार लोग या 7 हज़ार लोग हैं उनको वापस ला के यहाँ पे बसाना जो है वो ऐन पाकिस्तान के मफाद में है और उनको लाके बसाया गया। तो यहाँ आके उनके घरों में रहते हैं, उसके बाद जो है तखरीबकारी करते हैं। आपकी अफगान पॉलिसी की वजह से हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। इस वक्त जो बदअमनी है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, इसमें आप बराबर की शरीक है। अफगानिस्तान के साथ अगर आप चाहते हैं तो आप अपने दोस्त ममालिक के जरिए जो है ना, जो आपका डिप्लोमेटिक चैनल है उसको इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान के साथ जो है ना आप किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजीर आला KP ने अपने चंद अफसरों से बात करते हुए ये बात कही कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ANP और पीपल्स पार्टी इनसे लड़ते लड़ते खत्म हो गए, हमने खत्म नहीं होना, हमने इनसे नहीं लड़ना। आपका लीडर जो है वो कभी दफ्तर खोलने की बात करता है, कभी उनको लाकर बसाने की बात करता है। दहशतगर्दों को जो पैटर्न एंड चीफ है वो बानी PTI है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। कितनों को आप मार रहे हो, पीछे से और आ रहे हैं, पीछे सपोर्ट में और आ रहे हैं, फिर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो बात ये सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए प्रॉपर हमें प्लान करके इस चीज़ के खात्मे के लिए पहले तो वहाँ बातचीत करनी पड़ेगी उस मुल्क के साथ जहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बड़ा दावा कर रहे थे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने अफसरान को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने से रोक रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात से मुतालिक PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग होता नजर आ रहा है। IG इस्लामाबाद सैयद नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इस JIT की सरबराही में, जिसने PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं को JIT में तलब कर रखा है, 2 रोज़ पहले इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान JIT के सामने पेश हुई थी। आज भी अलीमा खान समेत 17 अफराद को पेश होने का हुक्म दिया गया था, जिसके बाद आज रहनुमा PTI ऑन अब्बास JIT में वो पेश हुए और जिनसे तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछताछ की गई। इसी हवाले से आज द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर 3 बड़े ऑफिशियल अकाउंट्स यानी इमरान खान, तहरीक इंसाफ और PTI ऑफिशियल का ताल्लुक पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान से है और ये तीनों अकाउंट्स बैरून मुल्क से इमरान खान की बहन अलीमा खान के जरिए भेजे गए इमरान खान के पैगामात के जरिए चलाए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक सरकारी तहकीकात की बुनियाद पर किसी भी फौजदारी नौयत की कार्रवाई की सूरत में इसके असरात बराह रास्त इमरान खान पर पड़ेंगे, क्योंकि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है वो इमरान खान के हैं। जहां एक तरफ PTI को सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने के इल्ज़ामात का सामना है, वहीं इसी किस्म के इल्ज़ामात पर हुकूमत ने सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है और ऐसी कार्रवाइयों के लिए इसी मुतनाज़ा पैका एक्ट का सहारा लिया जा रहा है, जिसके बारे में सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने पहले ही इन खदशात का इजहार किया था कि इस मुतनाज़ा कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से कल FIA ने कराची में पैका एक्ट की दफात के तहत सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उन्हें कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया।
अब अहम बात यह है, फरहान मलिक माजी में मुतादिद न्यूज़ चैनल्स पर बतौर डायरेक्टर न्यूज़ काम करते रहे और FIA की जानिब से इन पर रियासत मुखालिफ मवाद की नश्र व नशात और इदारों को बदनाम करने का मुबहम इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि वो अपनी गिरफ्तारी से पहले खुद मुतादिद बार FIA के सामने पेश होते रहे हैं। और कल जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी वो FIA की तलबी पर पेश हुए थे और इसी पेशी के दौरान उन्हें उनका जुर्म बताए बगैर गिरफ्तार कर लिया गया। ना उनके अहल खाना को कुछ बताया गया, ना उनके इदारे के इल्म में कोई बात लाई गई। और अलमिया ये है कि FIR में फरहान मलिक पर इदारों को बदनाम करने और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम तो लगाया गया है, मगर इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि सोशल मीडिया पर उनके या उनके इदारे की किस पोस्ट या वीडियो की बुनियाद पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया पर तशद्दुद पर उकसाने, नफरत अंगेज़ी फैलाने और झूठा प्रोपेगेंडा एक बड़ा मसला है। सोशल मीडिया पर सियासी और समाजी रहनुमाओं को धमकियां दी जाती हैं, सहाफ़ियों की किरदार कुशी की जाती है, मगर FIA हरकत में नहीं आता। FIA ना फेक न्यूज़ को रोकने में कामयाब है, ना हेट स्पीच खत्म कर सकता है, ना तशद्दुद पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है, बल्कि खुद FIA पर ये इल्ज़ामात हैं कि उसके बाद अफसरान की मिली भगत से FIA में तौहीन मजहब के झूठे मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। इस सब के बावजूद एक सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ मुबहम इल्ज़ामात पर FIA की फुर्तियाँ देखने के काबिल हैं। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक पर FIA के संगीन इल्ज़ामात से मुतालिक हमने वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार से रब्ता करके उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी या उनके इदारे की किस पोस्ट से इदारों की बदनामी हुई है, मगर इस पर अभी तक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का जवाब मौसूल नहीं हुआ। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ लाएं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये तमाम तर मामले पर हम देख रहे हैं कि कौमी इत्तेफाक राय बनने की उम्मीद कम नज़र आ रही है, जिस तरह हमने इंट्रो में भी जिक्र किया है, क्योंकि सियासी मामलात की तरह इस अहम इशू पर भी अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हुकूमत इल्ज़ाम तराशी कर रही है ऑपोजिशन पर, ऑपोजिशन इल्ज़ाम तराशी कर रही है हुकूमत पर। तो आपके ख्याल में आपकी क्या तजवीज़ है, क्या कोशिश है, कौमी इत्तेफाक राय कैसे पैदा होगा? नहीं, देखें, इसमें हुकूमत तो बिल्कुल कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रही, बल्कि बाज़ चीज़ों की निशानदही जो है वो यकीनन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, वो कर रही है। देखें, मामला ये है कि ये जो कौमी पार्लिमानी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है, तो उसमें तमाम जो सियासी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, अगर वहाँ पे कोई बवजूद अपनी गुरूही या सियासी मसलते के पेश नज़र अगर वहाँ पे किसी ने आना मुनासिब नहीं समझा, तो वो उसकी अपनी जो है वो राय है। लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, वहाँ पे बलूचिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी थी, वहाँ पे KPK की भरपूर नुमाइंदगी थी, बल्कि आलमोस्ट तमाम जमातें जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेड थी। तो वहाँ पे एक तो जो अस्करी क़यादत की तरफ से जो वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई, जो पहले DG MO जनरल काशिफ अब्दुल्ला साहब ने दी, उसमें उन्होंने हर चीज़ जो है वो सियासी क़यादत के सामने रखी कि जो इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है, बड़ा यानी बेलाग तबसरा था, कोई बात छुपाई नहीं गई, हर चीज़ को जो है वो शेयर किया गया कि वहाँ पे ये सूरत हाल है, इसमें हमारी फोर्सेस जो है वो इस तरह से जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो नबर्दा आज़मा हैं। उसके बाद जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो फ्यूचर में किस तरह से जो है वो फोर्सेस वहाँ पे इन चीज़ों को, इस दहशतगर्दी के नासूर को एलिमिनेट करने के लिए जो है वो जो स्ट्रेटजी रखती हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ़ ने जब सारी चीज़ को क्वालिफाई किया, उन्होंने गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि, और यहीं पे ख़त्म भी की कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो हालत जंग में हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का सिपह सलार जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कहता है कि हम हालत जंग में हैं, तो फिर ये झगड़ा कि जी वो ऑपरेशन कब शुरू होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है हमने, कोई कह रहा है जी मैंने इजाज़त नहीं देनी, कोई कह रहा है कि जी मैंने तावन नहीं करना। वो भाई, जब पूरी कौम जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है और इसके ऊपर कंसेंसस है, तो फिर इस किस्म की चीज़ें तो सिर्फ़ अबहाम पैदा करने के लिए की जाती हैं। जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जब सिपह सलार ने ये बात कह दी कि हम हालत जंग में हैं, तो फिर उसके बाद ये ऑपरेशन तो मामूली चीज़ें हैं, ये तो छोटी चीज़ें हैं, ये तो यानी एक्शंस हैं। वो जहाँ पे जैसा एक्शन ज़रूरी होगा वो लिया गया भी है, वो जो है वो लिया जाएगा भी।
तो उसके बाद वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, जो सियासी क़यादत लोगों ने बात की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, बाकी सभी लोगों ने की है, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं KPK के, उन्होंने बात की है। तो वहाँ पे तो आप यानी यकीन करें कि कोई एक आवाज़ भी ऐसी नहीं थी जो डाइसेंट में हो। सभी जो है वो उस ब्रीफिंग से, आर्मी चीफ की उस गुफ्तगू से सभी मुतफिक थे और सभी ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई उज़र, कोई एक्सक्यूज़, भले वो कितना ही जो है वो वैलिड हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई उज़र जो है वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं बन सकता। दहशतगर्दी जो है ये एक जुर्म है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है और इन लोगों का जो है वो कला कुमा करना, इनको एलिमिनेट करना जो है वो पहली कौमी तरजीह है। बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये, और एलामिया भी जिस तरह जारी हुआ। लेकिन राना साहब, हमने कोई वाज़े ऐलान नहीं देखा, कोई नई पॉलिसी का ऐलान या किसी नई स्ट्रेटजी का, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या ये एक वाज़े ऐलान की सूरत में या एक वाज़े स्ट्रेटजी की सूरत में सामने आता तो कौम को मज़ीद इत्मीनान होता? नहीं, देखें, बात ये है कि जब आप हालत जंग में हैं तो फिर ऑपरेशन जो है उसको ये कहना कि जी ऑपरेशन कब शुरू होगा और कैसे होगा, ये तो वैसे ही एक गैर मंतकी सी बात है। जब आप एट वार हैं अगेंस्ट टेररिज्म, तो उसमें तो फिर वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, वो किसी जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन हो कि ये दहशतगर्द जो है ये यहाँ पे जमा है या वहाँ पे उनको फैसिलिटेशन है या वहाँ से वो तैयारी करते हैं, उसके ऊपर वो हमलावर होते हैं, उन कमीन गाहों को, उन सेफ हेवन्स को टारगेट करना हो, तो मामला ये है कि जंग में तो हर चीज़ जायज़ है ना, वो तो हर चीज़ हो सकती है, की जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अबहाम है ये ऐसे ही खामखा खुद साख्ता तौर पे पैदा किया जा रहा है। जब व्हेन वी आर एट वार तो उसके बाद तो फिर हर चीज़ जो है वो वाज़ेह है, इससे बड़ी और वजाहत क्या हो सकती है। सही। राना साहब, इस पर भी हम बात करेंगे कि सियासी जमातों से मुशावरत का भी कहा गया है इस एलामिये में, लेकिन उससे पहले ये जो बैठक हुई इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे या नहीं थे, वो कहाँ हैं? क्योंकि एक दहशतगर्दी का बड़ा ऐसा मामला है जिसमें वजारत दाखिला का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर वो होते वहाँ पे तो बिल्कुल जो है वो उनको होना चाहिए था, लेकिन मामला ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको ब्रीफिंग देनी थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी और अस्करी क़यादत जिसने ब्रीफिंग देनी थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। तो इसलिए लेकिन वज़ीर दिफा कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब फ़ोन नहीं उठाते उनका। खैर ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मामला ये है कि वहाँ पे किसी मिनिस्टर का होना या ना होना उस मीटिंग के मकासद की तकमील के लिहाज से कोई इतना ज़रूरी नहीं था। कोई अगर किसी को कोई इशू है, जिस तरह से मैंने सुना है, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे कि उनके कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं। इसमें सियासी जमातों से मुशावरत का भी जिक्र किया गया है एलामिये में, तो PTI से मुशावरत क्या शुरू हो गई है? PTI से मुशावरत के लिए आपकी तरफ से कदम उठा लिया गया है? क्योंकि सिंस ये मुल्क का मामला है, मुल्की मसाइल का मामला है, तो सबको साथ लेकर चलना है और आप हुकूमत में तो आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल, PTI से मुशावरत वहाँ पे हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो PTI के वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू भी की है और जो गुफ्तगू उन्होंने वहाँ पे की है वैसे बाहर आके उसमें वो इजाफ़ा फरमा रहे हैं, लेकिन चलें, उनकी वो सियासी ज़रूरत होगी, वो अगर को थोड़ा बहुत इजाफ़ा करते हैं तो वो कर लें। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बड़ी मुस्बत बात की, बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने वहाँ पे अपने फ़ंड्स की कामयाबी की उन्होंने बात की और उसे नोट फरमाया प्राइम मिनिस्टर ने भी, आर्मी चीफ़ ने भी, और यकीनन मैं समझता हूँ कि अगले बजट में उनका जो फ़ंड्स का गिला है वो दूर हो जाएगा और वो उसको पुलिस के ऊपर ख़र्च करें, उसको CTD पे ख़र्च करें, CTD को इस्टेब्लिश करें वहाँ पे, और जो गवर्नेंस गैप है उसको जो है वो दूर करें। तो सभी जमातों के साथ जो है वो मुशावरत होती भी रही है, हो भी रही है, और वज़ीर आज़म आइंदा भी जो है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन अब इसमें PTI का क्या करें? PTI जो है वो मुशावरत करती करती बीच में से दौड़ जाती है। अब देखें, हमने तो जो 26वीं तरमीम की है इसके ऊपर कितना ये वावेला कर रहे हैं कि जी देखें जी वो ये कर दिया, वो कर दिया।
हालांकि 26वीं तरमीम जो हुई है उसमें जो मेन चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली, वो इनकी तजवीज़ के ऊपर है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते थे, इन्होंने तजवीज़ किया कि नहीं जी आप कोर्ट ना बनाएं, आप बेंच बना दें। और वो इनको मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको लूप में रखा, इनके साथ मुशावरत की, जिस मसवदे पे ये मुतफिक हुए बाद में 19-20 के फ़र्क के साथ हम उसी पे ऊपर मुतफिक हुए, और जब उसके ऊपर वोट डालने लगा तो ये दौड़ गए वहाँ से। अब भी ये रात 2 बजे तक, रात 2 बजे तक ये हमारे साथ लेते हैं कि नहीं, सुन लें, आप रात पीटीआई वाले भाग जाते हैं, तो ये जो पीटीआई के रहनुमाओं की जेआईटी में पेशियां लगी हुई हैं आजकल, इस सब का मकसद क्या है? क्या कोई फिर हम एक्सपेक्ट करें कि कोई आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होंगी, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी इस वजह से पीटीआई साइड? नहीं, गिरफ्तारियां बिल्कुल आप एक्सपेक्ट ना करें, ना कोई गवर्नमेंट का इस किस्म का कोई इरादा है। लेकिन मामला ये है कि जितना भी इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी के हक़ में प्रोपेगेंडा हो रहा है, जितना भी जो है वो यानी पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की जो है वो अपना जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो सारा जिन अकाउंट से हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो सारे इनके साथ राब्ते में है। तो आप मुझे बताएं फिर इनको, अगर इनको अब भी आपने ये नहीं पूछना, अब आप देखेंगे उस दिन वो जाफ़र एक्सप्रेस वाला जो हंगामा हुआ है, यानी हंगामा क्या कि वो बहुत बड़ा यानी एक दहशतगर्दी का अनप्रेसिडेंटेड वाक़या हुआ है, और उसमें बड़ी कीमती जाने जो है उनका ज़या हुआ है। तो उसके बाद एकदम अभी वो ख़बर पाकिस्तान में तो पूरी तरह से लोग आगाह नहीं हुए, लेकिन इंडिया में जो है वो इंडिया के जो सोशल मीडिया है, बल्कि इंडिया का जो जनरल मीडिया है, उसने तूफ़ान उठा दिया। और ऐसा था कि जैसे वो कोई जश्न मना रहे हैं और उन्हें इस बात की बड़ी खुशी है, और पाकिस्तान पता नहीं किस मामले में जो है वो फंस गया, और अब पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। आप मुझे बताएं कि इस किस्म के जहरीले घटिया प्रोपेगेंडे को ये सारे अकाउंट्स जो इनके साथ राब्ते में हैं, ये सारे उसको इंडोर्स कर रहे थे। बल्कि बहुत सूरतों में ये मालूम नहीं हो रहा था कि ये इंडियन मीडिया को इंडोर्स कर रहे हैं या इंडियन मीडिया इनको इंडोर्स कर रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं कि इनको पूछा ना जाए, इनको बुला के। आप ये समझते हैं, वज़ीर दिफा कहते हैं कि पीटीआई के दौर में तालिबान को दोबारा यहाँ पर आकर बसाया गया, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, इससे एग्री क्या करना, ये तो हकीकत है। आपके इल्म में है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब उनके यहाँ पे दफातर खोलने को तैयार थे, और उसके बाद उनका ये मौक़िफ़ था कि जी इनको वापस लाया जाए और वापस ला के इनको बसाया जाए, और साथ वैसे कंडीशन इस मामले की मुखालिफत करते हैं। लेकिन 3 साल पहले राना सनाउल्लाह साहब, आपका ओपिनियन कुछ और था। आपका 3 साल पुराना एक बयान सुनाते हैं और फिर उस पर दोबारा बात करें। जी। टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात आपके जो आज ब्रीफिंग हुई है, क्या उनको कौमी धारे में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये एक तजवीज़ कह लें या एक राय कह लें, ये तो मौजूद है कि ऐसे लोगों को जिनको बहकाया गया और जिनको जो है वो रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, उनमें से कुछ किरदार तो ऐसे हैं कि जिनका जुर्म जो है, जिनका किरदार जो है वो नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, अब उनके साथ उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या उनको वापस नहीं लाना चाहिए, या क्या उनको उसी जगह पे इस मकसद के लिए या उन हालात के रहमो करम पे छोड़ देने चाहिए कि वो कल को जो है वो भी बड़े होके जो है वो उसी माहौल में आगे पले बढ़े और वो भी दहशतगर्द बन जाए। 22 जून 2022 को राना साहब आप इस हक में थे, आप इस पॉलिसी की तायद कर रहे थे। आज 2025 21 मार्च को आप कुछ और कह रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने उस दिन कहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका जुर्म नाकाबिले माफ़ी है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहकावे में आ गए हैं लेकिन उनका कोई जुर्म नहीं है, वो इस जुर्म में मुलव्वस नहीं है। बात यह है कि जब इन्होंने वापसी का अमल शुरू किया तो बजाय इसके कि उनको लाते जिनका जुर्म नहीं है, इन्होंने उनको ले आए जिनका जुर्म है, और उन्होंने आगे जहाँ पे दोबारा वही काम शुरू कर दिया।
यानी मामला तो यहाँ से बिगड़ा है ना। अगर वो वापस आके वो हथियार अपने रख दें और इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क का हिस्सा बने, इस मुल्क में ज़िंदगी बसर करें, तो बिल्कुल वेलकम है। हमें 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 जो है वो इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन अगर वो आके दोबारा दहशतगर्दी करें, दोबारा जो है वो यहाँ पे लोगों को यरगमाल बनाएं, ये दोबारा यहाँ पे लोगों को जो है वो कत्ल करें, उनको शहीद करें, तो राना साहब आपको फिर कुछ आप मुझे याद बताएं है कि वो उसकी तफसील अगर आप शेयर कर सकें, कितने लोग वापस आए थे, कितनों को फिर दोबारा गिरफ्तार किया गया, कितने बेगुनाह साबित हुए थे? देखें उस वक्त जो जिस ब्रीफिंग का ये आपने मेरा बयान सुनाया है, उस वक्त जो वहाँ पे ब्रीफिंग हुई थी, उस ब्रीफिंग में ये कहा गया था कि जी उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ना इस बात से बाज आ सकते हैं, ना उनका जुर्म जो है वो काबिल माफ़ी है, लेकिन उनकी तादाद जो है वो कुछ 6-7 हज़ार है। बाकी वहाँ पे उनकी बीवियाँ हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह से चले गए हैं, लेकिन ना उन्होंने कभी दहशतगर्दी की है, ना वो दहशतगर्दी का हिस्सा है, ना उनका वो जुर्म है। तो वो लोग जो हैं उनको अगर वापस आने दिया जाए और वो आके इस मुल्क के आइन और कानून के तहत इस मुल्क मुआशरे का हिस्सा बने, तो हमें जो है वो ये करना चाहिए। तो मामला ये है कि अब वहाँ पे जब वापस लाए हैं तो ये उन्हीं को ले आए हैं, वो जो 6-7 हज़ार थे जो जिनका जुर्म नाकाबिले माफ़ी था, उन्होंने आगे यहाँ पे जुर्म का दोबारा आगाज़ कर दिया है। सही। अच्छा राना साहब, तलाल चौधरी साहब का बयान यकीनन आपकी नज़रों से गुजरा होगा, जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा है और बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला गंडापुर से कहता हूँ कि वो दहशतगर्दों के साथ खड़े ना हों, और साथ ही साथ उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि कुछ पुलिस अफसरान को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करने को कहा गया अली अमीन गंडापुर की जानिब से। और ये कितना संगीन इल्ज़ाम है, और अगर इसमें हकीकत है तो फिर इसको, इस मामले को आगे तक आला सतह तक क्यों नहीं उठाया जा रहा, उजागर किया जा रहा? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनके बयान जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर गौर व फिक्र वो कम करते हैं और बयान दे देते हैं, और बाद में उनको खुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या बयान दिया है। लेकिन ये बयान दिया है तलाल चौधरी साहब ने अली अमीन गंडापुर के बारे में कि वो ये तलाल चौधरी ने उनका एक बयान कहीं मैंने भी सुना है कहीं कि उन्होंने ये कहा कि जी ये तालिबान से या TTP से लड़ते लड़ते जो है फलां पार्टी जो है वो तबाह हो गई हैं, तो हमने नहीं उनसे लड़ना, तो हमने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये कहीं बात अली अमीन गंडापुर साहब ने की है या नहीं की, लेकिन बहरहाल ये बात तो सुनी है उन्होंने, और कहा कि वरना ANP और पीपल्स पार्टी जैसा हाल हो जाए। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस बयान की रोशनी में जो है वो तलाल चौधरी ने ये बात की है। सही। अच्छा सर, एक राना साहब, ये जो मामला है फरहान मलिक साहब की गिरफ्तारी का, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। पैका एक्ट जब आ रहा था तो सहाफ़ियों ने अपने खदशात का इजहार किया था, और ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है फरहान मलिक की, उसके बाद तो पैका एक्ट के मामले में जो सहाफ़ियों के खदशात थे वो तो आपने फिर दुरुस्त साबित कर दी। नहीं, देखें, सहाफ़ियों के ख़तरात ये थे या ये हैं कि जी इसको मिसयूज़ किया जाएगा। अब देखें, जो फरहान मलिक साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, अगर तो वो दुरुस्त साबित होता है तो फिर हम सहाफ़ी भाइयों से भी ये गुजारिश करेंगे कि जनाब इस हद तक तो किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए ना। देखें, पाकिस्तान है तो फिर हम सब हैं, सहाफ़ी भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, माना सियासतदान भी हैं, ऑफिसर भी हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो जो मुल्क टूटे हैं जाके वहाँ पे हाल तो देखें, लोगों का हाल क्या हुआ है, लोगों का हश्र क्या हुआ है। बेवतनी जो है ये कितनी बड़ी जो है ये सज़ा है दुनिया के ऊपर। तो मामला ये है कि फिर इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन राना साहब, ये तो फिर आप वाला मामला हो गया ना। आप पे जब मनशियात का केस डाला गया था, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तारी अमल में आ गई, आपने जेल भी काटी। फिर अगर ये बेहतर ना होता कि इल्ज़ाम साबित हो जाए उसके बाद गिरफ्तारी हो? ये तो फिर वही होगा कि इल्ज़ाम लगा और गिरफ्तारियाँ नहीं। लेकिन वो देखें ना, अगर तो फरहान मलिक साहब को अदालत में पेश नहीं करते, उनके ऊपर मुकदमा जो इल्ज़ाम है वो अदालत में नहीं देते, और अदालत जो है वो
फरहान मलिक साहब अगर ज़मानत करवानी चाहें या इवन अदालत अगर उस केस को डिस्चार्ज करना चाहे तो वो कानून और आइन में उसे हक़ हासिल नहीं है, तो फिर तो बात है। लेकिन मामला ये है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ मनशियात का केस बना था तो मैंने उसके बाद कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो मैंने कोई जो है ना वो इल्ज़ाम नहीं धर दिया था। तो मामला ये है कि हमें थोड़ा सा इस बात का ख्याल करना चाहिए, हमें किसी ऐसी एक्टिविटी में जो रियासत के ख़िलाफ़ है उसमें हमें जो है वो हिस्सादार नहीं बनना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं अभी भी समझता हूँ कि फरहान मलिक साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है, अल्लाह करे कि ये दुरुस्त ना हो, उन्हें ये मौका मिलेगा, वो जब अदालत में पेश हों वो अपना मौक़िफ़ दें और अदालत उनकी ज़मानत भी ले और उसके बाद अगर वो बेकसूर हैं तो उनको इंसाफ फराहम किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल, बाद दोबारा वापस आते हैं साथ। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे क्रिकेट की, जिसमें मुसलसल 2 मैचेस में नाकिस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी यंगस्टर्स ने आज कमाल कर दिया और न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दी। 205 रन्स का टारगेट दिया गया था पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की जानिब से, लेकिन कमाल की बैटिंग की। और इस मैच की खास बात, बहुत से अहम रिकॉर्ड्स थे, जिसमें एक हसन नवाज की तेज़ तरीन T20 सेंचुरी पाकिस्तान के T20 हिस्ट्री में, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का बेस्ट एवर स्कोर आफ्टर 10 ओवर्स इन T20s, तो वो 124 रन्स पर एक खिलाड़ी आउट न्यूजीलैंड के खिलाफ आज ही था। साथ ही साथ 75 पर एक आउट पाकिस्तान का हाईएस्ट एवर पावर प्ले स्कोर T20 हिस्ट्री का, और पाकिस्तान का 207 रन्स पर एक खिलाड़ी का आउट होना, 16 ओवर्स में ये टारगेट अचीव करना, क्विकेस्ट 200 प्लस रन चेज हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल। ये था आज जो कमाल किया है पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसी पर बात करेंगे जारी मिजाज बैटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद। अहमद, क्या इसी इंटेंट की आप बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स को चांस मिले तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, जिस तरह पहले 2 T20 मैचेस में मायूस कुन कारकर्दगी रही, लेकिन फिर जो कमबैक हुआ वो ऐसा हुआ कि 204 रन 205 रन का टारगेट हमने बहुत जल्दी पूरा कर लिया 16 ओवर्स में। जी, मायूस कुन कारकर्दगी तो पिछले 7 इवेंट से रही है ना। पिछले 7 सालों से 5 सालों से मायूस कुन कारकर्दगी हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं जिनको निकाला है वो देते ही आ गए थे। तो ये तो रिफ्रेशिंग कारकर्दगी थी। आपने यंगस्टर को ट्राई किया, 2 मैचेस में वो टीम के लिए खेलते हुए फेल हुए, तीसरे मैच में उन्होंने काम कर दिया। उन्होंने पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर लगाया 75 स्कोर का। हसन नवाज ने 2-0 करके तीसरे में ही न्यूजीलैंड के अंदर, जहां बॉलिंग फेवरेबल कंडीशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बेशक छोटी बाउंड्रियां सामने होती हैं लेकिन टीमें प्लान करके स्क्वायर ऑफ द विकेट बॉलिंग कराती, वहां उसने सेंचुरी खड़काई और सेंचुरी खड़का के मैच जितवाया। तो इससे बड़ी कारकर्दगी क्या है? ये वो लोग जो बैठ के बोलते हैं, सीनियर लोग, बगैर डोमेस्टिक गए हुए लोगों की बातें, या अपने अपने लड़के, प्लेयर्स, यार दोस्त को सिलेक्ट करवाने के लिए, सेव करने के लिए वो ये कहते हैं कि डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है। हम आपको ये कहते हैं कि यार हम डोमेस्टिक खेलते हैं, वो तो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, हम तो अभी करंट खेल रहे हैं, टैलेंट है, यही बोलते हुए आ रहे हैं। और देख लीजिए उसमें से एक ने तीसरे ही मैच में सेंचुरी की, और ये वो प्लेयर है जो भी पूरी तरीके से पक्का नहीं था। हमारा सबका ये मानना है कि ये अभी और इसको पकना चाहिए डोमेस्टिक के अंदर, ये और अच्छा खेल सकता है। और एट द सेम टाइम वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में ऑलरेडी पक चुके हैं और सेंचुरियां लगा रहे हैं, और 5-5 8-8 सेंचुरियां हैं, वो प्लेयर्स इनसे भी अच्छा खेल पाते हैं। तो ये टैलेंट टाइट स्लैब था उन लोगों पे, वो जो कहते हैं कि डोमेस्टिक के अंदर जो है ना टैलेंट मौजूद नहीं है। और हमारे सीनियर्स जिन्होंने पाकिस्तान को कभी कुछ जितवा के दिया नहीं है, और वही पाकिस्तान के प्लेयर्स कैंपेन्स चला रहे हैं इन बच्चों के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट जिन्होंने उनको निकाला, उनके अगेंस्ट 2-2 मैच बाद इतनी बड़ी कैंपेन स्टार्ट हो गई है, पैसा चला दिया। बड़ा दुख होता है देख के। अब यही लोग दोबारा वनडे खेलने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए किस मुंह से वहां पे जाएंगे? और ऑलरेडी लोगों के घर वालों ने ये सवालिया निशान उठा दिए हैं सिलेक्शन पे कि T20 से आपने उनको निकाला है, और ये गलत सिलेक्शन है सारा। और वही जब जाके वहां से उस सिलेक्शन कमेटी के सरबराह से आकिब जवेद से वो प्लेयर्स जाके मिलेंगे तो क्या टीम में हारमनी होगी, क्या टीम का माहौल होगा? एक तरफ जो बहुत खुशाइंद बात है कि तुम्हारे पाकिस्तान के बच्चों ने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान को, दूसरी तरफ एक वनडे के अंदर एक और चीज हमें देखने को मिलेगी कि यही प्लेयर्स जो यहाँ से इन बच्चों के अगेंस्ट कैंपेन्स चला रहे हैं,
और जिनके अपनों ने ये बोल दिया कि सिलेक्शन गलत हुई है, वो जब जाके जिन्होंने सिलेक्शन की है, जो कोचिंग कर रहे हैं, उनसे टकराएंगे तो वो क्या माहौल बनेगा आने वाले वक्तों में। फिर वही सीनियर्स जा रहे हैं, फिर माहौल। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब जो क्रिकेट है, क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो आप भी बात करते हैं, क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। आज जो हमने किया है, आज जो परफॉर्मेंस दी है, जो आप अक्सर बात भी करते हैं अहमद, कि 90s की क्रिकेट की अप्रोच से जब बाहर आएंगे तो यकीनन फिर कामयाबियां ही हैं आज की क्रिकेट में। जी बिल्कुल सर, इसमें आप चेक करिए ना कि सब क्रेडिट किसका है। आप सबसे पहले क्रेडिट देंगे बच्चों को जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, फिर उन लोगों को जिन्होंने उन बच्चों के लिए आवाज उठाई है। वो जो कल्ट बना हुआ था, वो जो सेक्रेट काउस थी पाकिस्तान के अंदर, जिनके बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था, और जो करता था वो बंद कमरों में बैठ के करते थे, लेकिन टीवी पे आके नहीं। तो हमने जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो सारी चीजें और बिफोर हैंड बता दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से जो बात हमने की है वो एक एक बात रिजल्ट की फॉर्म में सच साबित हुई है। एट द सेम टाइम रही सही कसर जो थी वो इन यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस करके मैचेस जितवाना था एक मुश्किल टूर के ऊपर, वो भी उन्होंने कर दिया है। सो एट द सेम टाइम ये तो खुशाइन बात है पूरे पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो हैं अब एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं T20 क्रिकेट में। लेकिन अहमद इसी मैच में हमने अगर बॉलिंग साइड को देखें तो वो कुछ परेशान कुन सूरत हाल है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी मार पड़ी है, अबरार अहमद को आज मार पड़ी है, हारिस रऊफ, यानी हमने ओवरऑल 200 रन्स का टारगेट भी दिया। तो हमें बॉलिंग पर किस तरह से तवज्जो देनी चाहिए या क्या चेंजेस आनी चाहिए? बड़ा पॉजिटिव सा दिन था, यंगस्टर्स ने परफॉर्मेंस किया तो हमने इसको टच सुबह हल्का सा किया था। देखिए आपके बॉलिंग के मसाइल पड़े हैं, आपने वो लोग जिन्होंने टीम के अंदर ये सारी बैड डूइंग्स की थी, रॉन्ग डूइंग्स की थी, उनका सफाया करना था। उनमें से 2-4 को तो आपने निकाल दिया, अभी कुछ आपके सिस्टम का हिस्सा है जो कि परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहे। आपकी बॉलिंग जो है, हारिस रऊफ ने पैचेस में 1-2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली जो है ना 2.5-3 साल से वो परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं। शाहीन जब से इंजर्ड हुए हमें उस तरह का रिदम उनका नजर नहीं आया, और हर गुजरते हुए दिन के साथ उनकी रेपुटेशन नीचे जा रही है, उनकी पेस नीचे जा रही है। वो जो अंदर आता था वेनम वाला बॉल वो उनका है नहीं, और इवेंचुअली जब आपकी रेप्यूट इतनी ज्यादा नीचे चली जाती है तो आपके कमबैक के चांसेस भी खत्म होते जाते हैं, बिकॉज अवाम एक परसेप्शन आपके बारे में बिठा बैठती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा शाहीन के अपने लिए भी कि जो मैचेस उनको मिल रहे हैं उसको कैश करें। एट द सेम टाइम सिलेक्शन कमेटी ने भी ऑलरेडी जो है चेंजेस किए हुए हैं। जिस तरह हमारे पास आप वनडे में देखेंगे आकिफ जवेद है और 1-2 बॉलर्स आ सकते हैं, शादाब को इन्होंने जो डाला हुआ है उसकी जगह उसामा मीर को आना चाहिए था। तो ये लूप होल्स अपनी जगह अवेलेबल है, लेकिन हम एट द सेम टाइम उस चीज को भी चेरिश करना चाहते हैं कि जिस चीज के लिए हम कह रहे थे कि जो मेन वजह बन रही है हमारे स्ट्रगल में हमारी आउटडेटिंग बैटिंग, और आज जब हमने यंगस्टर्स को परफॉर्मेंस करते देखा और सेंचुरी करते हुए देखा तो ऑब्वियसली हम उस पर ज्यादा टच नहीं करना चाहते हैं, इसको ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और अहमद यकीनन आपकी भी यादें ताज़ा हुई होंगी, T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी आपने की थी पाकिस्तान की तरफ से, और ये सेंचुरी 45 बॉल्स पर 105 रन करना हसन नवाज का। T20 क्रिकेट में जब आप सेंचुरी स्कोर करते हो बतौर एक बैटर, कितना वो माइलस्टोन होता है, कितना बड़ा, और कितनी वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है? जी बहुत बड़ा। और एक पहले तीसरे मैच में आके जिस तरह हसन नवाज ने इनिंग खेली है, देखिए इन्होंने मुझे सरपास किया है। इनका जो 100 है वो मेरे से तेज है, इनका जो 100 है वो न्यूजीलैंड के अंदर बाबर से भी तेज। इनका जो 100 है वो बहुत तगड़ा है। हाँ, इनका 100 बहुत तगड़ा है और इज वन फॉर द फ्यूचर। और देखें यहाँ पे तो 1.50 करके हमने लोगों को 3-3 साल खेलते हुए देखा है। ठीक है, हमने देखा है कि साइम अयूब ने पहले 25 मैचों में कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी वो खेले और अब बन गए। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है, जो अचीवमेंट या माइलस्टोन इन्होंने टच कर दिया अपने पहले ही दूसरे या तीसरे मैच के अंदर, ये मुस्तहिक है लंबे चांस के। हारिस भी साथ बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, साइम अयूब फखर आ जाएंगे, साथ सलमान अच्छा खेल रहा है, तो आपका T20 का तो चीजें अब सॉर्ट हो गई हैं। तो अब बॉलिंग वाली साइड आपने देखनी है। नवाज, जहां तक बात रही, मैंने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी की थी। मेरा थोड़ा सा ये है कि T20 वर्ल्ड कप में अभी तक वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसकी सेंचुरी है, लेकिन जहां तक जिस अंदाज में नवाज खेला है और जितनी जल्दी इन्होंने 100 की है, आई थिंक ये मेरे से बहुत बड़ी सेंचुरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद, आप इस मैच पर कमेंट कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं साथ में। इसराइल की जानिब से 4 रोज़ पहले यकतरफा तौर पर जंगबंदी खत्म करने के बाद गजा में बदतरीन जारियत आज चौथे रोज़ भी जारी है।
अब तक इसराइली जारहियत के नतीजे में तकरीबन 600 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद इसराइल ने गजा में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करके जनूबी गजा के इलाके रफा में फौजी पेशकदमी शुरू कर दी है। जबकि इसराइली अफवाज की ज़मीनी कार्रवाइयाँ न सिर्फ रफा तक महदूद हैं, बल्कि इसराइली अफवाज शिमाली गजा में बैतुल-लहया और मरकजी इलाकों की तरफ भी बढ़ रही है। जबकि कल इसराइली अफवाज ने नेज़रेम कॉरिडोर का एक बार फिर कंट्रोल संभाल लिया था, जिसे 19 जनवरी को तय पाने वाले गजा जंगबंदी माहदे के तहत इसराइल ने गुज़श्ता माह 9 फरवरी को खाली किया था। ये कॉरिडोर गजा को 2 हिस्सों यानी शिमाल और जनूब में तकसीम करता है। यानी एक तरफ तो इसराइल ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी माहदा ख़त्म कर दिया है, जो कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में तय पाया था, और इसे रोकने वाला ये या माहदे पर अमल करवाने वाला कोई नहीं, बल्कि अब इसराइल हमास को मुसलसल धमकी दे रहा है कि अगर उसने तमाम यरगमाली फौरी रिहा ना किए तो इसराइल गजा पट्टी पर मुस्तकिल तौर पर कब्जा कर लेगा। जिसके बाद ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर इसराइल ने अचानक इस जंगबंदी के माहदे की खिलाफवर्जी क्यों की। इस हवाले से बरतानवी अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि नेतन्याहू को अपनी हुकूमत बरकरार रखने और पार्लियामेंट में अहम फैसलों के लिए दाएं बाजू की इत्तेहादी जमातों की हिमायत दरकार है, जो गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की सख्त मुखालिफ हैं। जनवरी में जंगबंदी के बाद इनके कौमी सलामती के वजीर ने एहतजाजन इस्तीफा भी दे दिया था। ताहम हालिया जारियत के बाद कम अज़ कम वक्ती तौर पर यह हिमायत उन्हें हासिल हो गई है और मुस्ताफ़ी वजीर एताम बिन गेवर फिर से इसराइली काबीना का हिस्सा भी बन गए हैं। द गार्डियन के मुताबिक नेतन्याहू पर करप्शन के भी संगीन इल्ज़ामात हैं और अगर वो मुजरिम साबित होते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन मंगल के रोज़ अदालत ने उन्हें करप्शन से मुताल्लिक केस की एक अहम समाअत में पेश होने से मुस्तस्ना करार दे दिया था, क्योंकि जंग दोबारा शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इसराइल ने मंगल को गजा पर यह हमले उस वक्त शुरू किए जब मिस्र में सालिसों के जरिए जंगबंदी के मुआहदे पर अमरीका की नई तजावीज़ पर मुज़ाकरात जारी थे। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रहनुमा बासिम नईम ने गुज़श्ता रोज़ अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों से चंद घंटे पहले तक हम अमरीका के तजवीज़ करदा नई आर्जी जंगबंदी मुआहदे पर ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब थे। हमास रहनुमा के मुताबिक इसराइल के ताज़ा हमलों के बाद भी हमास के कतर और मिस्र के जरिए अमरीका से सीज़फायर मुआहदे पर राब्ते जारी हैं और सीज़फायर मुआहदे की जानिब अच्छी पेशकदमी भी हो रही है। शायद जल्द ही अमरीका के तजवीज़ करदा निकात पर इत्तफाक हो जाए, जिसे ब्रिजिंग प्रपोजल का नाम दिया जा रहा है, जिसमें 50 दिन की आर्जी जंगबंदी का मुआहदा, गजा में इमदादी काफिलों का दाखिला और कुछ इसराइली यरगमालियों की रिहाई शामिल है। एक तरफ तो गजा में दोबारा जंग के इसराइली वज़ीर आज़म के फैसले पर इसराइल में मुजाहरे जारी हैं, वहीं आज रॉयटर्स की खबर सामने आई है जिसके मुताबिक इसराइली अफवाज में शामिल रिजर्व फौजी एहलकार भी फिर से गजा में जंग पर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब देखना होगा कि इसराइल इस बार अपनी ज़मीनी कार्रवाई में किस हद तक आगे बढ़ता है और क्या इसे गजा पर मुकम्मल कब्जे में कामयाबी मिल पाती है या नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।